वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो फिर इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, नया टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली देखा जाए तो ये किसका पार्ट है बच्चों? ये पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली किससे मिलके बना होता है? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना होता है। ये सिक्रीट्स क्या करता है? केमिकल सिक्रीट्स करता है विच इज कॉल्ड द हार्मोन्स। बट एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने के पहले तुम थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। जब मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पढ़ा रही थी तब मैंने एक बात बताया था कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने क्या चर्चा किया था? नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था क्या कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा बॉडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है। तो हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, बॉडी के सारे सिस्टम को और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जिससे हमारा बॉडी क्या कर सके, एक रेगुलेटेड मैनर में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सके, एक दूसरे से तालमेल बिठा सके। क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी को याद करो तो डाइजेशन में तुमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का यूज नहीं है जब तक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन नहीं देगा। वो ऑक्सीजन हर सेल के पास कैसे पहुंचेगा? जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो ब्लड है वह कैरी करके ऑक्सीजन को सेल के पास नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स निकलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट यदि बाहर नहीं निकालोगे तो दैट विल बी द पॉइजनस फॉर द बॉडी। तो इस तरह से एक्सक्रीशन सिस्टम का काम हुआ। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सारे जो बॉडी के सिस्टम है और जो ऑर्गन्स है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करते हैं। यदि एक के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरा भी अफेक्टेड होगा। और इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करता था? हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो हेल्प करता ही था, साथ में मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि नर्वस सिस्टम जो है वह फास्ट वर्क करता था। इसके साथ साथ हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वह भी हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ओके, तो कैसे हेल्प करता है? फिर यदि नर्वस सिस्टम है ही तो क्या जरूरत है एंडोक्राइन सिस्टम की? वो इसलिए कि यदि याद करो तो हमारा जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट हुआ था तो फर्स्ट न्यूरॉन था एपोलर, जो कि सेलेंट्रेटा में डेवलप हुआ था। सेलेंट्रेटा में डेवलप होने के बाद वहां का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलेंट्रेटा का क्या था? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ी थी। बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा चलते हैं। जैसे 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 इवोल्यूशन हुआ, आफ्टर ऑल किसका हुआ इवोल्यूशन? कॉर्डेटा का हुआ। कॉर्डेटा में भी बहुत सारे क्लास आए, लास्ट में मैमल्स आया। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है उसके तो वर्कलोड भी बढ़ गया, और उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि ईच एंड एवरी सेल्स को कंट्रोल कर सके, बॉडी के रेगुलेट कर सके। तब आया क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन्स को रिलीज करेगा और वह वाइड स्प्रेड, मतलब बड़े पैमाने पे काम करेगा और ये सारे सेल्स को रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पहले देख लेते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में ये डिफरेंस है कि नर्वस सिस्टम हमारा किस पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द
नर्व या इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, जबकि while endocrine system works with the help of hormones. Endocrine gland which release hormones. Clear? हमारा जो ये है नर्वस सिस्टम, ये बहुत फास्ट वर्क करेगा. इट इज वेरी फास्ट. इसीलिए यदि किसी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है और फास्ट एक्शन चाहिए, तो हमारा उस समय क्या काम करता है? नर्वस सिस्टम. और हमारा जो ये हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत धीरे धीरे आराम से काम करता है, इसको कोई हड़बड़ी नहीं रहती है. तो दिस इज स्लो, ये स्लो आइटम है, ठीक है. बट क्या होता है, फास्ट है तो ये शॉर्ट लिव्ड है, बस थोड़ी देर के लिए काम करेगा. एंड दिस वन लॉन्ग लिव्ड, ओके, लॉन्ग लास्टिंग, काफी देर तक चलेगा. और एक बात बताओ, यदि मान लो हमारे हाथ को प्रॉब्लम हुआ, पैर में कांटा चुभा तो हमने पैर हटाया, हाथ को प्रॉब्लम हुआ तो हमने हाथ हटाया, तो ये क्या करता है? पर्टिकुलरली ये वर्क करता है जो हमारा नर्व सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, वो इंडिविजुअल सेल्स के लिए. ओके, तो इट वर्क्स फॉर इंडिविजुअल सेल्स. जबकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? इट इज वाइड स्प्रेड. ओके, ये क्या करता है? इट अफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट, मतलब पूरा होल ऑर्गन सिस्टम में तुम बोल सकते हो. तो इसको लिखो वाइड स्प्रेड, मतलब ये सबको रेगुलेट करता है. ओके, तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंसेस. ठीक है, अब क्या होगा, मतलब कि ये जो हमारा ये हमारा नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस आ गया. अब हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. पर्टिकुलरली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो हेल्प करता ही है, तब एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी. ठीक है, तो नाउ कम टू द टॉपिक. चलो आते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और कंसंट्रेट करो टॉपिक में, टॉपिक तो इंटरेस्टेड है ही एज यूजुअल. ओके, तो हो सके तो नोटबुक लेकर बैठो, नोट्स बनाओ, तो ज्यादा कंसंट्रेट करोगे और अपना नोट्स ही क्या होता है? ज्यादा यूजफुल होता है. तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे बना? शॉर्ट नोट्स बनाया करो, बहुत लंबा लंबा राम कहानी मत लिखा करो. ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स ऐसे फ्लो चार्ट बनाया करो ताकि क्विक रिवीजन हो सके. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कैसे बना? हमें पता है कि कोई भी सिस्टम कैसे बनता है, विद द कलेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स. तो ये भी बना कलेक्शन, ऑर्गन के कलेक्शन से. और इसका ऑर्गन्स क्या था? ग्लैंड था. बट कलेक्शन ऑफ कौन सा ग्लैंड? भाई ग्लैंड तो दो तरह के होते हैं. तुम बोलोगे कि मैम हमने तो 7th क्लास में भी पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा था कि ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या था? डक्ट था. एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या था? डक्टलेस था. तो ये किसकी वजह से बना है? किसके कलेक्शन से? ये बना है एंडोक्राइन ग्लैंड के कलेक्शन से. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड से. अब यदि हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये क्या होता है? डक्टलेस. ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो भी ये सिक्रीशंस को सिक्रीट करेगा, वट एवर इट विल रिलीज, डायरेक्टली कहाँ डाल देगा? ये ब्लड में डाल देगा. ओके, ब्लड विल कैरी दैट केमिकल्स, उस केमिकल्स को कैरी करेगा और उसके टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा जहां उसका काम है. तो अब तुम बोलोगे कि ये जब तो टारगेट ऑर्गन, तो बहुत डिफरेंट टारगेट ऑर्गन हो सकते हैं, तो ये पहचानेगा कैसे कि हमें जाना कहाँ है? तो सपोज मान लो जैसे ये कोई ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने अपना क्या किया? रिलीज कर दिया. क्या रिलीज कर दिया? अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल्स को. ठीक है, जब ये केमिकल्स रिलीज किया तो एक इस तरह का किया, एक इस तरह का किया, एक इस तरह का किया. ठीक है, अब ये ब्लड जब सर्कुलेट होना बॉडी में स्टार्ट करेगा तो ऑर्गन्स के पास क्या होंगे? एक रिसेप्टर्स होंगे. ये रिसेप्टर इस तरह का रिसेप्टर देखेगा कि अच्छा इसे तो यहाँ पे बाइंड होना है, तो यहाँ के बाइंड हो जाएगा. वो जिस ऑर्गन के पास ऐसा रिसेप्टर होगा
इसके लिए जिसका रिसेप्टर होगा, मान लो ऐसा रिसेप्टर बना होगा, तो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पर्टिकुलर हार्मोन के लिए, स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर बने होते हैं जो उसको बाइंड कर देते हैं, और इस तरह से वो टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करता है। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल्स को रिलीज करता है, जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो वहीं पे काम नहीं करता है, वो निकलता कहीं और से और वर्क कहीं और जाकर करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर? जब इतनी बातें क्लियर हो गई कि ये डक्टलेस ग्लैंड है, तो क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेस केमिकल्स। और वह क्या केमिकल्स क्या कहलाता है? वह केमिकल्स कहलाता है हार्मोन्स। ओके, तो जब हम ग्लैंड की बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, तो दे आर द डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। बताऊंगी कि कितने ग्लैंड होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो हमारा हार्मोन्स का स्पेशलिटी क्या है, क्या है ये, तो तुम लिख सकते हो कि हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, बट इट इज नॉन न्यूट्रिएंट। इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता। इतना क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम कैसे बना? एंडोक्राइन ग्लैंड से बना। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, केमिकल रिलीज करता है, वह केमिकल हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट्स। अब देखो कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ओके, तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे तो बहुत सारे ग्लैंड है जो कि एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ओके, और जो हमारा ग्लैंड होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ये सब भी हमने पहले पढ़ा है। अब देखो, यदि मान लो तुम्हारा बंदा इस साइड से ऐसे खड़ा है, ठीक है, यदि बंदा इस साइड से खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाक, ये क्या हो जाएगा? इसका मुंह, और ये क्या होगी? इसकी गर्दन। ठीक है, अब यहां से आओ, थोड़ा बंदे की बॉडी बना लो। ये हो गया इसका बॉडी सॉडी, ठीक है, और ये बंदे का पूरा बॉडी हो गया। ठीक है, यहां से इसके बन गए पैर। ओके, क्लियर? जब ये बना तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ब्रेन होगा, और ब्रेन में क्या हो जाएगा? यहाँ से चला जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा पीछे के पार्ट में। ठीक है, मैंने ये बनाई है आगे के पार्ट में, और ये पीछे चला जाएगा जो तुम्हारा मेडुला ऑब्लांगाटा। ओके, क्लियर? अब तुम देखो, यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगाटा था, और यहाँ पे क्या था? पोन्स था। ठीक है, पोन्स के ऊपर हमने क्या बात करी थी कि क्या था? मिड ब्रेन था। तो चलो ये मिड ब्रेन, और इसके ऊपर हमने बताया था कि थर्ड वेंट्रिकल्स होता है जो पानी के टैंक की तरह होता है। ये क्लियर हो गया? अब देखो, मैं इतना डायग्राम जो था वो क्यों बनाई हूँ? ये बताने के लिए बनाई हूँ सॉरी, कि कौन कौन से ग्लैंड कहाँ रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको वाइड कर लूं, चौड़ा कर लूं, ताकि मैं सारे ग्लैंड को दिखा सकूं। और ये बंदा कुछ ज्यादा ही दुबला पतला दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, चलो अभी सही। ओके, अब थर्ड वेंट्रिकल है, वहां पे क्या रहता है? हाइपोथैलेमस रहता है। हाइपोथैलेमस से ही क्या रहता है? कनेक्टेड हमारा रहता है पिट्यूटरी लोब। ओके, ऐसे दो लोब्स रहते हैं, और ये जो हमारा सेरिब्रम रहता है, सेरिब्रम, वहां पे ऐसे नॉक लाइक स्ट्रक्चर डिप्रेशंस बने होते हैं ड्यू टू दिस पिट्यूटरी लोब, जो कि यहाँ पे बोन क्या रहता है? सेराटोसिका। ओके, यहाँ पे नॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है क्योंकि वो उसमें ही बिल्कुल बैठा रहता है। ठीक है, डिप्रेशंस बने रहते हैं, और यहाँ पे क्या रहता था? हमारा पीनियल ग्लैंड। ओके, तो इस तरह से तीन ग्लैंड्स को हमने देखा। एक ये क्या देखा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि कहाँ है? हमारे ब्रेन में है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, ये भी कहाँ है? हमारा ब्रेन में है। ठीक है, और फिर ये क्या है? हमारा पीनियल ग्लैंड। ओके, पीनियल ग्लैंड। अब थोड़ा नीचे आते हैं। ओके, जब तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या है? तुम्हारा ट्रैकिया,
ये जो हमारा नेजोफैरिंग्स है वहां से क्या जाता है, यहाँ से ऐसे जाके ट्रैकिया जाता है। जब तुम ट्रैकिया में आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, बटरफ्लाई के शेप का ऐसे ऐसे लिपटा रहता है, क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड। थोड़ा नीचे आ जाओ, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, थायरॉइड ग्लैंड। ओके, इसमें क्या रहते हैं, 4 जो लोब्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज द पाराथायरॉइड। पाराथायरॉइड और ये क्या हुआ तुम्हारा, थायरॉइड। इतना क्लियर। यहाँ पे हार्ट के पास जाओगे तो हार्ट के पास तुम्हारा एक ग्लैंड रहता है, दैट इज नोन एज अ थाइमस ग्लैंड। क्लियर। ठीक इसके नीचे आओगे तो पैनक्रियाज रहता है। पैनक्रियाज भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरफ वर्क करता है। पैनक्रियाज ऐसे बनाकर बीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पैनक्रियाज। अब इसके नीचे आ जाओ तो क्या होता है यहाँ पे, किडनी। ओके, किडनी के ऊपर तुम्हारा कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड। और नीचे गोनेट्स होते हैं। यदि मेल की बात करें तो 2 स्कॉर्टम्स होते हैं जिसमें टेस्टीज होते हैं, और यदि फीमेल की बात करें तो क्या हो जाता है इसमें, ओवरी। तो इस तरह से करके ये जो है हमारे क्या हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड हुए। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हो गए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में हुआ, हमारे ट्रैकिया के पास थायराइड ग्लैंड हो गया, उसी में 4 लोब्स का एक स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज नोन एज द पाराथायरॉइड। हार्ट के पास थाइमस होता है। उसके बाद पैनक्रियाज की बात करें तो वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। और किडनी के ऊपर क्या हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, और हमारे 2 गोनेट्स हुए, टेस्टीज एंड ओवरी। मेल में टेस्टीज हो जाएगा, फीमेल्स में ओवरी हो जाएगा। तो ये हुए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन सबको, ये सारे ग्लैंड जो होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करेगा उसकी वजह से ये सारे ग्लैंड एक्साइटेड होंगे और देन दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द हार्मोन्स, अदरवाइज दे विल नॉट रिलीज हार्मोन। बट इसमें एक ग्लैंड ऐसा है, कौन, पैनक्रियास एंड द पिनियल ग्लैंड आल्सो, दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वह 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बताती हूं मैं अभी। हमारा एक जो होता है वह ग्लैंडुलर हार्मोन्स होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा लोकल हार्मोन्स होता है, और तीसरा जो होता है हमारा न्यूरो हार्मोन्स होता है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, कौन कौन, तो फर्स्ट हार्मोन की बात करें तो ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर हार्मोन किसको बोलेंगे, जो कि सिक्रीट होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। लोकल हार्मोन, यह हार्मोन्स क्या होता है, हमारे पैनक्रियाज में सेक्रेटिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स को एक्साइट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन एक्सक्रीट करने के लिए, तो उनको बोलते हैं लोकल हार्मोन्स। और थर्ड जो होते हैं हमारे न्यूरो हार्मोन्स। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकल के न्यूरॉन से निकलते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। जब मैं डिटेल में पढ़ाते जाऊंगी, मैं बताते जाऊंगी कि देखो ये न्यूरो हार्मोन्स है, बाकी सारे हार्मोन्स तो तुम जानते ही हो कि वो हमारे ग्लैंडुलर हार्मोन्स रहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 2 ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को और हाइपोथैलेमस को, दोनों को कंपेयर करके मैं बता दूंगी। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग पिनियल ग्लैंड्स को और थायराइड ग्लैंड को।
यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का कुछ इस तरह से होगा कि ये कनेक्टेड होगा किससे, थोड़ा बड़ा बना दो, हाँ, और ये कनेक्टेड होगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसमें कि 2 लोब्स होंगे। तो दिस वन इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो ये स्टॉक लाइक पार्ट्स होता है, दिस इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम। ये क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम। ओके, ये क्या कहलाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बीच में जो रहता है, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एडिनोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइसिस। क्लियर? अब हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को भी डिवाइड करते हैं। इसमें 2 लोब्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, एक बड़ा सा और यहाँ पे, और एक बीच वाले पार्ट में रहता है छोटा सा लोब्स। इसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस। और इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, क्योंकि देखो बीच में, दोनों के बीच में। पहले पार्ट समझ लो, फिर बताऊंगी कैसे कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में। यहाँ पे एक लोब्स होता है जिसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ये बात हो गई हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की। क्लियर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो हाइपोथैलेमस है, मैंने क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होंगे, बाकी ग्लैंड्स को वो एक्साइट करेंगे, और फिर क्या होगा, वो ग्लैंड एक्साइट होके हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबका बाप, और इसका भी बाप हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होगा वही पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट हार्मोन्स को एक्साइट करेगा कि अच्छा अब तुम जाके उसको एक्साइट करो, अच्छा अब तुम जाके उसको एक्साइट करो। वही उसको स्टॉप भी करेगा कि नहीं अब रोको, अब तुमको हार्मोन्स नहीं रिलीज करवाना है। तो ये सारे काम कौन करवाएगा इससे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के भी काम करवाने का बड़ा अजीब तरीका है। ये एंटीरियर वाले पार्ट से तो सारा काम करवाता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट से कुछ नहीं करवाता है। पोस्टीरियर पार्ट को वो अपना ही हार्मोन बना के दे देगा, बोले तुम इसको रखो, लेकिन रिलीज तुम ही करना ताकि लोगों को लगे कि नहीं तुमने हार्मोन्स को बनाया है। ओके, कैसे करता है देखो, मतलब कि हमारे हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, ध्यान देना। कितने हार्मोन्स निकलेंगे, एक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा जो कि रिलीज कराएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। दूसरा इनहिबिटरी निकलेगा जो कि क्या करेगा, रोकेगा कि अब मत बोलो, अब नहीं निकलवाना है। तीसरा क्या करेगा, एडीएच एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स या वैस्पोरेशिन। और चौथा क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। ओके, ये दोनों जो हार्मोन्स है कहां से निकलेंगे, ये यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडी और न्यूरॉन्स जो कि डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स हार्मोन्स को निकालेंगे और यहाँ पे जाके इसको दे देंगे क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या दे देंगे, एडीएच, वैस्पोरेशिन एंड ऑक्सीटोसिन। क्लियर? ये बना नहीं रहा है, ये हार्मोन्स बना नहीं रहा है, ये हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा है, डायरेक्टली इसको मिल गया किससे, हाइपोथैलेमस से। और ये न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं इसको।
और यहां से देखो, यहां से भी न्यूरॉन्स हैं, लेकिन ये न्यूरॉन क्या होंगे, यहीं पे एंड कर देंगे, ये वहां तक नहीं जाएंगे, ये यहीं से हार्मोन्स कहाँ रिलीज कर देंगे, ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देंगे, और ये ब्लड वेसल्स क्या करेगा, तब इस हार्मोन्स को लेके आएगा, कहाँ डालेगा, पोस्टेरियर सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास डिस्टेलिस में और पास इंटरमीडिया में। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन्स बाकी बच जाएंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, मेलानोसाइट हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये सारे के सारे यहाँ पे होंगे। सारे के सारे हार्मोन्स पास डिस्टेलिस में रहेंगे, बस एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो रहेगा वो पास इंटरमीडिया में रहेगा। इतना समझ लो, फिर मैं आप अलग से इसे बता रही हूँ। मैंने क्या बताया, हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एक न्यूरो हार्मोन जो होता है एंटीरियर पार्ट को डायरेक्टली हार्मोन्स नहीं देता है, वह रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स को भेजता है। क्या करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स यहाँ भेजेगा, जो इसको क्या करेगा, एक्साइट कराएगा, रिलीज करवाएगा और स्टॉप करवाएगा हार्मोन्स को। ये क्या करेगा, डायरेक्टली एंटीड्यूरेटिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भेज देगा, जो यहाँ स्टोर रहेगा एंड टाइम टू टाइम जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलेगा। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे होता है, ये क्या क्या होता है। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में इस तरह से 7 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं और हाइपोथैलेमस से 9 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं। कंपेयर करते चलेंगे हम लोग, पढ़ते चलेंगे। हर हार्मोन्स के लिए रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स नहीं निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। बहुत सारे टीचर क्या बताते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स बताएंगे आपको, बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन्स तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकला। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो कुछ के लिए तो निकलेंगे और एमएसएच के लिए निकलेंगे, बाकी के लिए रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों नहीं निकलते। अभी थोड़ा ध्यान देना, कंसंट्रेट करना। ओके, ये है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, और यहाँ है तुम्हारा पिट्यूटरी। अब देखो तुम्हें क्या याद करना है, एक सेकेंड। ओके चलो आ जाओ। अब ये इसको तुम लोग याद कर लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब कर रही हूँ। हाइपोथैलेमस से क्या हार्मोन्स निकल रहे हैं, रिलीजिंग, इनहिबिटरी और एडीएच। ये किसको देगा, ये पोस्टेरियर पार्ट को देगा, और ये किसको देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर। अब आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले नहीं, ये तो जिसको जो जैसा जरूरत पड़ता है वैसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। इसने रिलीज किया मान लो GHRH, ठीक है, भेजा पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी अब क्या शुरू करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स निकालना स्टार्ट कर देगा। क्या निकालना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ हार्मोन। क्यों, क्योंकि इसने क्या भेजा हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी के पास, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स भेजा, कि इसको ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन इसके पास आया, बोला ओ ये सिग्नल आ गया कि हमको अब ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करना है। इसने रिलीज कर दिया। जब ग्रोथ हार्मोन्स तुम्हारे बॉडी में रिलीज हुआ तो तुम इतू सा जो थे बेबी, उससे धीरे 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 बड़े हो गए। हाँ, बढ़ते चले गए। तो क्या बढ़ते ही चले जाओगे, मैं खाली थोड़ी ना बनना है, या फिर वो जिजनाटिज्म वाला तो किसी किसी में आ जाता है। तो ये किसकी वजह से आ जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो हमें खाली नहीं बनना है, इसलिए क्या करेगा हमारा हाइपोथैलेमस, फिर दूसरा हार्मोन्स निकालेगा GHIH। अब एक चीज तुम लोग ये समझ लो कि R फॉर रिलीजिंग, मतलब R को देखते ही ये सिग्नल क्या आ जाएगा इसको कि रिलीज करना है, और I फॉर इनहिबिटरी, मतलब कि I को देखते ही इसको सिग्नल क्या मिलेगा कि रोको रोको, अब नहीं निकालना है, तभी ग्रोथ हार्मोन्स को स्टॉप कर देंगे। तब तुम बोलोगे कि मैम हमने तो सुना है कि जिसके मम्मी पापा लंबे तो बच्चे भी लंबे, जिसके मतलब हेरिडिटी चलता रहता है, चलता है, मतलब जिसकी हेरिडिटी होती है, जिसके जीन में होता है,
तो उसमें वो अकॉर्डिंगली हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। यदि लंबे है हेरिडिटी में तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है रिलीजिंग हार्मोन्स ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करवाएगा। फिर जैसे ये हार्मोन्स गया इसके पास, अब ये स्टॉप कर देगा, अब नहीं, चलो बंद कर दो, ठीक है। तो इसके 2 हार्मोन्स हो गए, इसके 1 हार्मोन्स हो गए, चलो ठीक है। एक बात और सुनो, कभी भी तुमको लगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, ये हाइपोथैलेमस से निकला, तो जहां रिलीजिंग और इनहिबिटरी देखना आर और आई, तो वो निकलता है हाइपोथैलेमस से। और जहां देखना ट्रोपिन, ऐसे ट्रोपिन, स्टैटिन, ट्रोपिज्म, तो ये किससे निकलता है, या ट्रोपिन, ट्रोपिन ट्रोपिन, हाँ, तो ये किससे निकलता है, ये किससे निकलेगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ट्रोपिन, स्टैटिन एंड ट्रोपिज्म, ओके, तब देखना कि पिट्यूटरी से निकलेगा। तो अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ तो ग्रोथ हार्मोन्स है, तो यहाँ तो नहीं कुछ भी दिख रहा है हमें, तो इसलिए इसको तुम लिख सकते हो और सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन, और ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन, ओके, और ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स को बोलते हैं सोमैटोस्टेनिन, क्लियर, ओके। नाउ अब तीसरा हार्मोन्स ये निकालेगा पीआरएच। पीआरएच का मतलब क्या हुआ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि आर लगा ना यहाँ पे, इसके पास भेजा पिट्यूटरी के पास, तो ये दूसरा हार्मोन्स क्या निकालेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकाल देगा, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को निकाल देगा, ठीक है। मतलब जैसे ही पीआरएच आया पिट्यूटरी के पास, अरे चलो चलो अब प्रोलैक्टिन को भेजना है, सिग्नल आ गया है, उसको रिलीज करना स्टार्ट करो। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलता है तो क्या करता है, यह करता है प्रोड्यूस मिल्क, प्रोड्यूस मिल्क, कहां पे, मामरी ग्लैंड में। अब इसको याद करके रखना तुम, प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इस बात को भी ध्यान में रखो, भी मैं इसका फिर चर्चा करूंगी। चौथा क्या निकल गया, अब पीआईएच निकल गया, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब समझते जाना, मैं बार बार नहीं लिखूंगी इसको, ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, अब ये क्या करेगा, ये जैसे ही निकलेगा ये बोलेगा अरे यार स्टॉप करो, अब नहीं निकालना है, अब प्रोलैक्टिन को बंद करो, क्योंकि कोई चीज जब रिलीज होगा तो रिलीज ही होता चला जाएगा, तो सोचो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो देखो कि बेबी के बर्थ के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, फिर मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अब हम लोग 5th में क्या आएंगे, एमआरएच एंड एमआईएच, ठीक है। तो एमआरएच क्या हो गया, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। मैं बार बार लिख रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है बार बार लिखने का, तुम लोग आर से समझो, आर और आई से, ठीक है ना। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग, अननेसेसरी, है ना। फिर बोलोगे मैम क्लास लंबा ले लिया। तो एमआरएच क्या करेगा, अब इसके मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगा कि भाई निकालो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलेंगे तो उससे क्या निकलेगा, मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, तुम्हारे आर्मपिट के पास देखना या गोनेट्स के पास देखना, कुछ एरिया जो होते हैं मेलानिन की वजह से डार्कन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या डार्कन करके क्या भूत बनाएगा, इसलिए क्या निकल जाएगा, मेलानिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, जो कि एमएसएच के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। चलो बात, अब ये 3 हार्मोन्स तो तुम्हारे निकल गए, जिसके लिए 5, 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 1, 2, 3 ही हुआ है। मैंने क्या बोला था कि इससे 9 हार्मोन्स निकलेंगे और इससे 7 हार्मोन्स निकलेंगे। अब एक बात और समझ लो, ये ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ थे, पार्स डिस्टालिस में थे, ये पार्स इंटरमीडिया में, फिर आगे भी जो निकलेंगे वो पार्स डिस्टालिस में निकलेंगे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी की अभी बातें हो रही है बस, पोस्टीरियर की हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं। एंटीरियर में भी पार्स डिस्टालिस में ये सब है, बस एकमात्र हार्मोन है एमएसएच, जो कि पार्स इंटरमीडिया में पाया जाता है। क्लियर, चलो
अब आज है हम लोग 7th हार्मोन्स में। 7th हार्मोन्स जो निकलेगा वह ठीक है हमारा TRH तो निकलेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को निकाल देगा। ठीक है, ये कौन सा हुआ, इसका 4th पार्ट हुआ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, देखो ये सब तो डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज कर दिया, अभी ये डायरेक्टली कोई हार्मोन्स नहीं रिलीज करेगा, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को फिर ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, एक सेकंड मुझे देखने तो क्लियर है कि नहीं यहां तक। हाँ चलो, ओके, इट इज वेरी क्लियर। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड को रिलीज करेगा, सॉरी स्टिमुलेट करेगा, जिससे इससे क्या निकल गया, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या निकला, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सब में कोई ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हुआ था, डायरेक्टली क्या होता था, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन्स निकल रहे थे। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकल रहा है, हार्मोन्स निकल के जा रहा है दूसरे ग्लैंड के पास, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, फिर हार्मोन्स निकल रहा है। तो यहाँ पे बस रिलीजिंग हार्मोन्स ही हाइपोथैलेमस निकालेंगे, इनहिबिटरी हार्मोन्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि थायरॉक्सिन खुद जाके फीडबैक दे देता है पिट्यूटरी को कि अब स्टॉप करो, बहुत हो गया, अब नहीं निकालना है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव बैक। पता है नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। ये यहाँ भी जाएगा और प्लस यहाँ भी चला जाएगा, पापा के पास तो जाएगा ही, दादा के पास भी चला जाएगा। ये अब बंद कीजिए, अब मुझे नहीं चाहिए, तो ये अपने आप ही रेगुलेट हो जाता है, अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है। इसके लिए कोई इनहिबिटरी हार्मोन्स नहीं होता। ये बात किस में हो गई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में। दो और हार्मोन्स में हम लोग सेम यही बात देखेंगे। ठीक है, इतना सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के लिए एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लिए निकले हैं रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से, जो इसको स्टिमुलेट किया, हार्मोन्स को निकाला और रोका भी टाइम टू टाइम। बट जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के पास आया तो बस ये रिलीजिंग हार्मोन निकाला है, इनहिबिटरी हार्मोन्स नहीं निकाला है। मतलब TIH का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब आते हैं, 4 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, याद रखना। अब इसके बस हाइपोथैलेमस से 2 ही हार्मोन्स निकलेंगे और इसके 3 निकालने हैं, अभी पिट्यूटरी के 3 निकालने हैं। ठीक है, निकालने नहीं है, निकलते हैं तब हम लोग काउंट करते हैं उसको वैसे। ठीक है, चलो आजा फिर से वही राम कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पिट्यूटरी था और यहाँ क्या था, हाइपोपोटामस, नहीं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो अभी पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या निकला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। जब मैंने ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन लिखा था तो क्या लिखा था, GHRH। ये अंतर समझो, डिफरेंस। जब हम GnRH लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमारे कितने हार्मोन्स हो गए थे वहां पे, आई थिंक 7 हो गए थे, ये 8 है। ठीक है, ये जाके किसको स्टिमुलेट किया, यहाँ पे कौन सा हार्मोन्स निकाला पिट्यूटरी ग्लैंड का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, मेल और फीमेल के फॉलिकल्स को क्या करेगा, दोनों को करेगा ना, मेल और फीमेल को। तो इनको हम हार्मोन्स अलग अलग काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेल में जाके क्या करेंगे, टेस्टिस को एक्साइटेड करेंगे, जो ये एक्चुअली क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलो या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स लिखो क्योंकि GnRH है ना, यही लिखो। चलो ठीक है, गोनाडोट्रोपिक, देखो सब में ट्रोपिक या ट्रोपिन ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन।
तो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा, मेल में जाके एफएसएच कर देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और फीमेल में जाके एलएच कर देगा। ठीक है, तो अभी ये कितने हो गए, ये 5th हो गया और ये 6 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स ने कोई हार्मोन्स ने रिलीज किया, ये गया टेस्टिस के पास और ये गया ओवरी के पास, और ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, टेस्टिस में जाके क्या निकालेंगे, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉन, और ओवरी में जाके क्या निकालेंगे, ओस्ट्रोजन। ठीक है, ओवरी में जाके निकालेंगे ओस्ट्रोजन। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन मेल में यदि बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एडल्ट कैरेक्टर आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेल कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, चंडुल हो जाओगे, क्या हो जाएगा, बाल ज्यादा गिरने लग जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी तो। ठीक है, उसी तरह एक्सेस हमेशा ही बेकार होता है, एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे। तो इसलिए ये लोग भी क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, पिट्यूटरी के पास जाते हैं और फिर जीएनआरएच के पास भी जाते हैं और नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है, ये इधर भी जाएंगे और प्लस ये इधर भी जाएंगे। ठीक है, और इनको क्या देंगे, निगेटिव फीडबैक कि अब तो काम हो गया है, अब बंद कीजिए। तो यहाँ भी जीएनआईएच नहीं निकलेगा, यहाँ भी जीएनआईएच का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की बातें। अब हो गई, सॉरी, ये हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की बात हो गई। अब एक हार्मोन्स बच गया, दैट इज नोन एज द एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। चलो यहां भी देखें तुमने, नहीं निकला इनहिबिटरी हार्मोन्स, बस रिलीजिंग हार्मोन्स निकला। आ जाओ, अब हमारा कौन सा निकलेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन्स कहां जाएगा, ये हार्मोन्स हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके कॉर्टेक्स में जाता है। ठीक है, और वहां पे वो क्या करता है, कॉर्टिसोल्स को एक्साइट करता है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। ठीक है, अब जो हार्मोन्स निकलेगा ये किसकी वजह से निकलेगा, क्योंकि इसने क्या किया था, सीआरएच भेजा था, जो कि इसका 9th हार्मोन्स है। ठीक है, जब इसने सीआरएच भेजा और ये इसका 7th हार्मोन्स है, तो हो गया इसके 9 कंप्लीट और इसके 7 कंप्लीट। जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स ये भेजा तो अब ये एक्सेस अमाउंट में आएगा, तो ये इसको भी फीडबैक देगा कि अब बंद कीजिए, तो हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक, और यहां भी देगा नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरह से अपने आप फिर ये स्टॉप भी हो जाएगा, इनहिबिट भी हो जाएगा। तो यहां भी CIH नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स में, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स में, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स निकले, किससे, हाइपोथैलेमस से, जो उसको रिलीज भी करा और इनहिबिट भी करा। लेकिन जब हमने देखा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स में या फिर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में, जो कि दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे थे हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, वहां इनहिबिटरी हार्मोन्स नहीं निकले, बस निकले रिलीजिंग हार्मोन। तो ये किसकी बातें हुई, ये तो बातें हुई हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे यदि पोस्टेरियर पिट्यूटरी की, तो हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन्स था, जो जाके हार्मोन्स दे देता था एकदम एज ए गिफ्ट, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, तो वो कौन सा था, मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करके दे देगा उसको, हाइपोथैलेमस ने क्या भेजा था, ADH या वेस्पोरेसिन। क्लियर? और दूसरा क्या भेजा था, ऑक्सीटोसिन। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, हमने कहा था प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन मिल्क तो प्रोड्यूस हो जाएगा, मिल्क प्रोड्यूस होके क्या हो जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, कुछ नहीं करेगा, वो निकलेगा नहीं।
जब तक कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल के उसको सिग्नल नहीं देगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? हेल्प्स इन रिलीजिंग द हार्मोन। ओके ओके, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन रिलीजिंग द हार्मोन, जबकि प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी नॉट हार्मोन, रिलीजिंग द मिल्क, जबकि प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर? और ये पता कैसे बनता है? मैमरी ग्लैंड में, हमारे मैमरी ग्लैंड में ये बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, बहुत सारा एल्वियोलाई होता है जो कि हमारे यहाँ पे एल्वियोलाई रहेगा, बहुत मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड है, उसमें बहुत सारे एल्वियोलाई रहते हैं जिससे हमारे लंग्स पे रहते हैं। तो ये बात देखो, ये क्वेश्चन भी आते हैं, ये तुम्हारे भी मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। ऑक्सीटोसिन कौन सा, क्या रिलीजिंग, मिल्क के रिलीज में कौन सा हेल्प करता है, तब लिखोगे ऑक्सीटोसिन। प्रोडक्शन में बोलेगा मिल्क प्रोडक्शन, विच हार्मोन्स हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन, तब लिखोगे प्रोलैक्टिन, ओके। और ये क्या करता है? ये वाटर एब्जॉर्प्शन में, वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि कहाँ पे होता था? डीसीटी और सीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, याद करो, जहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता था, यूरिन कंसंट्रेशन इसकी वजह से, एडीएच और वास्पोरिसिन की वजह से होता रहता था। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा आज? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज द पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, और यदि टाइम बचा तो फिर कुछ ग्लैंड की बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।